नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश का आम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। बजट पेश हो जाने के बाद अब लोगों की नजरें हैं कि इस बजट में उनको क्या मिला, किस सेक्टर को कितना मिला और इससे आम जन को क्या फायदा हुआ। देखिए, कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये बजट दूरगामी बजट है। अगर इसे अभी करंट के लिहाज से देखा जाए तो शायद इस बजट में आम जनता को कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अगर वो दूरगामी सोच की तरह इस बजट को लेंगे तो इस बजट में बहुत कुछ है। तो इस बजट में आखिर है क्या, कितना फायदा है, क्या सस्ता क्या महंगा, किन सेक्टर्स पर जोर दिया गया, टैक्स को लेकर सरकार ने क्या चर्चा की है और क्या ये बजट आम जनता के उम्मीदों वाला बजट था भी या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। अंशिका त्यागी इस वक्त हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी हैं। अंशिका, आज पूरे दिन बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब जब बजट आ गया है तो आप पहले तो इस बजट को कैसे देखती हैं? जैसा कि आपने मेंशन किया कि बजट को हम दूरगामी उसमें देख रहे हैं। हर कोई, इवन हर एक्सपर्ट इसको ये मान के चल रहा है कि इंडिविजुअली लेवल पे बजट नहीं है, लॉन्ग टर्म का बजट है ये। आई थिंक जब बजट आने वाला था उससे पहले भी ये चर्चा स्टार्ट हो गई थी कि बजट जो रहेगा वो दूरगामी, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं रहेगा। तो वही उम्मीदें जैसे अटकलें चलती हैं, वही बजट से भी हमें पता चला कि वो दूरगामी मतलब लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखा जाए, अब हर इंडिविजुअल को ये लगेगा कि बजट में आज कुछ नहीं है। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि टैक्स में कुछ बेनिफिट नहीं है, कैश बेनिफिट हमें इंटरनली, मतलब बिल्कुल ऑन द स्पॉट हमें कैश बेनिफिट नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर जब हम बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म का बजट है, तो लॉन्ग टर्म का बजट कैसे, उसका मतलब क्या है? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेन फोकस किया गया। जो सेक्टर्स की मैं बात करूँ, किन किन सेक्टर्स पर फोकस किया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है, एमएसएमई पे फोकस किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया गया है, हेल्थ केयर पे और रूरल के अर्बनाइजेशन पे। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना, जब हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, और ये हमारे एक 2047 का एम है कि हमें 2047 तक अपने भारत देश को एक विकसित देश बनाना है। अब विकसित देश बनाएंगे अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, हम इजीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तभी हम उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं। या फिर हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, जब हमारे लोग स्वस्थ होंगे तभी हम उसको एक डेवलप्ड कंट्री बोल सकते हैं। तो ये दूरगामी, जैसे आज फोकस किया गया मैन्युफैक्चरिंग पार्ट पे, या फिर आज फोकस किया गया एमएसएमई पे। तो एमएसएमई क्या है कि मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए, तो इंडिया में जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जितने ज़्यादा बिजनेस आएंगे उतना ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा। तो ये इनडायरेक्टली बेनिफिट है लॉन्ग टर्म के लिए, कि आज उनको पैसा मिल रहा है, कल को वो बिजनेस डेवलप करेंगे, कल को वो रोजगार डेवलप करेंगे, एंड देन कहीं जाके लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में हमें बेनिफिट नहीं दिखेगा। अब इसको अगर हम टैक्स पर्सपेक्टिव की बात से, जिस लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि टैक्स में हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो इनडायरेक्टली टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न आई थिंक हमने जब सुबह एक पॉडकास्ट किया था, उसमें भी हमने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि उम्मीद नहीं रखनी चाहिए लोगों को, क्योंकि पिछले साल ही बहुत बड़ा एक तोहफा दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से सैलरीड क्लास पर्सन को। तो जो बेसिक छोटी मोटी उम्मीदें भी थी कि डिडक्शन जो है हमारी, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला है, इसलिए लोगों की उम्मीद टूटी है। कुछ एडिशनल टैक्स इम्पोज किए गए हैं। स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट क्यों वर्स ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है? क्योंकि एसटीटी जो फ्यूचर्स और ऑप्शन पे लगती थी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको बढ़ाकर 0.01% से 0.5% कर दिया गया ऑप्शंस पे, और फ्यूचर्स पे 0.02 से बढ़ा के 0.05% कर दिया गया है। तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब हम अगर नॉर्मली बात करते हैं कि लो लेवल, मतलब कि जस्ट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चीज़ें सस्ती होंगी, तो बेसिकली कुछ जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हटाई गई हैं, जैसे लेदर के चीज़ों पे इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई गई है, तो उससे लेदर से बनने वाली सारी चीज़ों को, कुछ मेडिसिन पे इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई गई है, या फिर मेडिसिन में और एलोकेशन हुआ है बजट का, तो वहाँ पे चीज़ें और ईज़ होने की चांसेस है। तो हो सकता है कोई बीमार हुआ है तो उसको दवाइयाँ थोड़ा सस्ती मिल जाएगी, कैंसर की दवाइयों पे, डायबिटीज़ की दवाइयों पे मेन फोकस किया गया। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा बहुत फोकस किया गया, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत थोड़ा थोड़ा दिखेगा। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि जब हम बजट की बात करते हैं तो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट लगता है कि 50,000 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ है, ये हमें ग्राउंड लेवल पर जब हम जाते हैं हमें कुछ नहीं दिखाई होता। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिंपल एग्जाम्पल यही लिया कि आज मान लो कोई मेडिसिन 10 रुपये की थी और वो मेडिसिन अब 8 रुपये की हो गई है सब्सिडाइज होने के बाद। गवर्नमेंट के लिए वो 2 पैसा
हर एक टैबलेट पे हटेगा तो वो बहुत बड़ा एक अमाउंट बन जाता है। वेयर एज ना इंडिविजुअल अगर मैं कल 10 रुपये की ले रही हूँ और आज 8 रुपये की ले रही हूँ तो मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं फील होगा, ना मुझे पता चलेगा। इसलिए आम आदमी को लगता है कि हमारे लिए बजट में कोई बड़ा फ़ायदा नहीं आया है। वेयर एज टैक्स में जब कोई नहीं आता है इसलिए लोग बोल रहे हैं कि आज के बजट में कुछ नहीं, क्योंकि टैक्स के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, आम लोगों को यही चाहिए था कि टैक्स में कुछ बदलाव होना चाहिए, और जिस तरीके से आपने पहले चर्चा भी की थी, लग तो नहीं रहा था कि कुछ होगा, शायद ओल्ड रिजीम में भी उसे बाद में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। टैक्स पर ज़्यादा नज़र गई नहीं, बस ये है कि 1 अप्रैल से न्यू टैक्स एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं लागू हो जाएगा, और ये भी कहा गया है कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान हम इसे बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो बजट में मुझे देखने को मिला है कि सरकार ने फोकस किया है नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, गेमिंग पर फोकस कर रही है सरकार, और आजकल एआई पर फोकस कर रही है सरकार, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सरकार ने बात की है। तो ये सब देखें तो बजट अपने आप में साफ पता चलता है कि आज के लिए नहीं, फ्यूचर को डेवलप करने के लिए है। एग्जैक्टली, आई एग्री विद द पॉइंट, क्योंकि आपने देखा होगा क्रिएटर्स के लिए अलग से एक बजट नहीं है। हाँ। जो लोग समझते थे कि क्रिएटर्स जो कर रहे हैं वो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं, हाँ। अब उनको भी एक रिस्पेक्टिव तरीके से देखा जाएगा। क्योंकि जो पेरेंट्स को लगता था कि क्या कर रहा है हमारा बच्चा, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है, बट नहीं, अब उनको भी एक प्रोफेशनलाइजेशन करने का तैयारी की गई है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डिजिटल, और डिजिटल इंडिया को मीट करने के लिए ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए भी। तो गवर्नमेंट को पता है, अभी आपने देखा होगा पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको सम्मानित भी किया था। तो कहीं ना कहीं उनका फोकस है इस चीज़ को कि अपना इंडिया बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अब हम कोई भी चीज़ करते हैं, एवरीवन इज़, फॉर एग्जाम्पल छोटे से छोटा बंदा एक व्लॉगिंग कर रहा है, अब व्लॉगिंग करेगा तो उसको कोई एडिटर चाहिए होगा, जब वो फुल टाइम होगा, जब एक बड़ा व्लॉगर बनेगा तो उसको भी कोई एक एडिटर चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, या फिर आजकल हर कोई मतलब कि अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। तो इससे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हैं। वही, जिन लोगों के पास स्किल है वो अपने स्किल को Skill, डेवलप कर सकते हैं। right. ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। Right. आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है कुछ अलग करने का, तो उस अलग करने की अपॉर्चुनिटी अब सरकार दे रही है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में बदलाव चाहिए था, स्कूल्स को लेकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उससे ऊपर उठ के कहीं ना कहीं इस बजट को देखा गया है। स्कूल आज के लिए, शायद कल के दिन आपका बच्चा स्कूल जाए या ना जाए, वो घर से भी स्टडी कर सकता है अगर वो उसके साथ साथ किसी और चीज़ों पर फोकस कर रहा है। यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस बजट में फोकस में रखी गई हैं। हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो कुछ नए अस्पताल खोलेंगे, कुछ मेडिसिन में कटौती की गई है जिससे कि लोग आराम से इन मेडिसिन को ले सकें। हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि फोकस हुआ है, हेल्थ केयर सेक्टर पे और एमएसएमई सेक्टर पे। तो हेल्थ केयर में 10,000 करोड़ का एडिशनल बजट डाला गया है। नए हॉस्पिटल्स की भी बात की गई थी, और दूसरा उसमें कैंसर डायबिटीज़ की दवाई को जो उसमें सस्ती की गई है, ये सबसे बड़ी बात है। तो कैंसर से निजात मिलने के चांसेस हैं हमारे। फिर उसमें 1000 कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स की भी बात की गई है। साथ में भारत को फार्मा हब बनाने पे फोकस किया गया है। तो मेन जो गवर्नमेंट का इस टाइम पे फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हब, एमएसएमई पावर हाउस एंड हेल्थ केयर जो है हब बनाने की बात की गई है। अब ऐसा ये कब से मैंने फोकस किया है कि हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस हुआ है आफ्टर द कोविड-19, जब हम लोगों ने वैक्सीन को ओरिजिनेट किया था। तो उसके बाद से हेल्थ केयर सेक्टर पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहा है। तो ये भी पूरी प्लानिंग है कि फ्यूचर में इंडिया हेल्थ केयर हब बनेगा। और एक चीज़ और है, क्योंकि मैं अभी देख रही थी बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे, पेट्रोल डीजल में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन मैं उसकी दूसरी तरफ देखूं तो बैटरी सस्ती हुई हैं, सीएनजी सस्ती हुई हैं, और क्योंकि इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग हम अपने देश में कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को कम ही करें और गाड़ियों में ज़्यादा ईवी की गाड़ी खरीदे लोग, या फिर सीएनजी को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। क्या यही वजह है? हाँ, इसके पीछे का सीधा रीज़न यही है। पहली चीज़, ईवी को बढ़ावा देने की बात बहुत पिछले 3-4 सालों से की है, और ईवी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ आता ही है बजट में। इस बार भी ये एक्सपेक्टेड था कि ईवी स्पेसिफिक कुछ डायरेक्ट बेनिफिट आएगा, डायरेक्ट ना दिख के इनडायरेक्ट बेनिफिट हमें, जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बात बोली कि सीएनजीज़ को सस्ता किया गया है, और कहीं ना कहीं बैटरीज़ को सस्ता किया गया है, और बैटरी को इनबिल्ड बनाने की बात की गई है। अब एक इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है सेमीकंडक्टर 2.0 की अगर हम बात करें, तो उसका भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है बैटरीज़ में, क्योंकि चिप्स जो बनेंगी, जो चिप्स बनती हैं वो बैटरीज़ में भी इन्वॉल्व होती हैं। तो जब वो इन अपने यहाँ पे इनबिल्ड होगा तो वो सस्ता होगा। इसमें टैक्स का भी एक बेनिफिट दिया गया कि फॉरेन कंट्रीज़ से फॉरेन कंपनीज़ को एक राहत दी गई है कि आप इंडिया में आके अगर आप मैन्युफैक्चर करोगे, देन हाँ, डाटा सेंटर्स यहाँ पे लगाओगे, मतलब कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उसमें आपको
हम बेनिफिट देंगे टैक्सेशन पार्ट पे भी। और ये विदेश यात्रा, विदेश पढ़ाई, विदेश एजुकेशन, इस पर ज़रा फोकस करिए। विदेश यात्राओं को भी सस्ता किया गया, विदेश स्पेसिफिकली एजुकेशन रिलेटेड, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि इंडिया में अच्छी हैं, कुछ चीज़ें होती हैं आउटसाइड इंडिया बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ से लोग स्किल्ड एम्प्लॉय आए और इंडिया को उस लेवल पे जो ग्लोबल लेवल हम 2047 जो हम अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्रीज से मैच कराना चाहते हैं, तो उन कंट्रीज़ में जाके आप इजीली एजुकेशन मतलब कम टाइम पे आप रेट पे आपको एजुकेशन लोन मिले और आप वहाँ जाएँ तो सस्ती पढ़ाई आपकी और यहाँ पे अच्छी स्किल लेके आप इंडिया में आए और फिर अपने इंडिया को उस लेवल तक का डेवलप करने की कोशिश करें। फार्मर्स, एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर पे फोकस किया है, बट डायरेक्टली अगर हम देखा जाए पिछली बार जब हमने बजट आया था तो डायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए थे, क्रेडिट और CLSS बहुत सारे कार्ड की स्कीम दी गई थी। इस बार डायरेक्ट इम्पैक्ट उतना ना दिखे, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा AI की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट का मेन फोकस AI का फोकस एग्रीकल्चर में ही रहा है। तो वो चाहते हैं कि जो फार्मर्स टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी अ ऑटोमेटेड टूल और AI स्पेसिफिक टूल, तो AI को उसमें इनबिल्ड करने की बात की गई है एग्रीकल्चर में। और कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स को लेकर के बात की गई है ताकि वो स्पेसिफिक क्रॉप्स जो हैं वो बड़े, जैसे कि हम देख रहे थे काजू और कुछ और चीज़ों पर फोकस करके ये साफ तौर पर सरकार का वो है कि कुछ ऐसे क्रॉप्स जिनकी डिमांड बाहर भी है, उन डिमांड्स को कहीं ना कहीं अगर इंडिया बहुत ज़्यादा हद तक प्रोवाइड कर पाएगा तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपोर्ट हो पाएगा और उससे फार्मर्स को फ़ायदा हो पाएगा, ना कि वो जो रेगुलर क्रॉप्स होती है गेहूँ इन सब चीज़ों पर फोकस ना करके कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स पर फोकस किया गया है। लेकिन किसान जो उम्मीद कर रहे थे कि MSP पर कोई बात होगी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अभी तक के डिसीजन से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये जो बजट है वो आज के लिए नहीं है, ये फ्यूचर को देखकर बजट तैयार किया गया है ताकि हम बाकी कंट्रीज के साथ खुद को compete कर सके, हम उस काबिल बन सके कि हम सीधे तौर पर बड़ी कंट्रीज के साथ टक्कर ले सके। क्योंकि अगर हमें उन देशों से खुद को कंपेयर करना है तो हमें अपने बजट को भी उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। लेकिन मार्केट क्रैश होने के पीछे का कारण क्या है? मार्केट क्रैश के पीछे का हमेशा से ये देखा गया है, जब भी बजट आता है उससे 4-5 दिन पहले तक बहुत अच्छा हाइप होता है, हाँ। बहुत अच्छा परफॉर्म करता है मार्केट। द डे बजट अनाउंस होने वाला होता है उससे पहले मार्केट थोड़ा सा डाउन जाता है ऑन एक्सपेक्टेशन बेसिस। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन मार्केट हमेशा से ही सेंटिमेंट बेसिस पे डील करती आई है। आप देखना इंस्टाग्राम पे अगर चल गया कि रेलवे का स्टॉक जाएगा, यू विल बी सीइंग एन नंबर ऑफ वीडियोस, तो पीपल उस बेसिस पे अपने सेंटिमेंट्स के बेसिस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। देयर इज़ नो एनी फंडामेंटल बैकग्राउंड पीपल चेक स्पेसिफिकली ऑन द सेंटिमेंट बेसिस। तो यही होता है कि सेंटिमेंट्स के बेसिस पे आपका जो स्टॉक मार्केट है वो परफॉर्म करता है। पहली चीज़ सेंटिमेंट बेसिस, जो कि नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड एज वेल, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ यहाँ पे ये पकड़ते हैं, सिल्वर का प्राइस इतना क्यों बढ़ा? ओनली बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट्स। देयर वाज नो एनी ग्राउंड कि इसका कोई चांसेस होने चाहिए। हाँ। ये मैं मानती हूँ कि AI जो चिप्स बनती हैं वो उसमें सिल्वर लगता है, जो बैटरीज बनती है EVs की बैटरी बनती है उसमें सिल्वर लगता है। अब उसको 2 लोगों ने वीडियो डाली एंड देन उसके बेसिस पे इतना हाइप हो गया कि वो मार्केट इतना बूस्ट हो गया एंड देन आप समझ रहे हो कि एकदम क्रैश हुआ है। क्रैश होने के पीछे का रीज़न क्योंकि उसके पीछे फाइनेंशियल फंडामेंटल बैकग्राउंड नहीं था, जस्ट द सेंटिमेंट्स थे। तो यहाँ पे लोग सेंटिमेंट्स के बेसिस पे, अभी जैसे बजट आया, लोगों का मेन फोकस होता है कि हमारे हाथ में कैश कितना बचेगा, कितना एक्स्ट्रा कैश बचेगा, उसके बेसिस पे हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फोकस करते हैं। तो यहाँ पे पैसा दिखा नहीं लोगों ने, सेंटिमेंट्स के बेसिस पे डाउन हो गया। बट हाँ, धीरे धीरे ये जो डाउन गया है वो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हमेशा का ट्रेंड रहा है। बट ऐसे नहीं मैं बोलूँगी एकदम से बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। ओवरऑल लेवल पे हमने देखा निफ्टी और सेंसेक्स नीचे गए हैं 2000 पॉइंट्स और 740 पॉइंट्स से, लेकिन कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जैसे फार्मा के लिए अच्छा बजट रहा है, तो फार्मा सेक्टर्स अगर आप देखोगे तो वो बूस्ट हुआ है। रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो अर्बनाइजेशन है, रूरल अर्बनाइजेशन वाले पार्ट पे, वहाँ पे भी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके अलावा STT से एक इम्पैक्ट हो सकता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। तो गवर्नमेंट ने जो आपकी मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। अब क्योंकि STT लग जाएगा, जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन कर रहे थे उनका टैक्स जो 0.1% 1 पैसा टैक्स लग रहा था वो 5 पैसा लगेगा एक ट्रांजैक्शन पे। तो जो डेली का लेवा बेची कर रहा था उसका कितना सारा टैक्स चला जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि ये नेगेटिव मार्केट वो भी ट्रेंड शो किया है। गोल्ड सिल्वर पे तो कुछ भी नहीं था फोकस। हाँ, गोल्ड सिल्वर पे कोई फोकस नहीं, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड क्योंकि बहुत सारी मार्केट इवन महिलाएं जो थी उनका फोकस था कि शादियाँ आ रही हैं तो गोल्ड थोड़ा सस्ता होना चाहिए, कुछ फोकस हो। तो ये हम भी अटकलें लगा रहे थे कि हम भी एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि शायद GST में कुछ चेंजेस कर दें या फिर टैरिफ्स पे कुछ चेंजेस कर दें।
थे, बट ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया गया है। लेकिन अभी क्या लगता है, गोल्ड सिल्वर जो डाउन हुआ है, ये प्राइस हाई होंगे उस Price- लेवल पर? उस जिस लेवल पे टाइम लगेगा, उस लेवल पे पहुंचने में। अभी फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई थिंक 291 था जब मैंने मॉर्निंग में सिल्वर का प्राइस देखा था। तो इट विल ग्रो स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट अप टू द मार्क कि एकदम से कल को ही आपका 3.5 लाख हो जाएगा। नो, धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होगा। पहुंच सकता है उस लेवल पे, बट टाइम लगेगा। गोल्ड की भी अगर मैं बात करूं, गोल्ड बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे सिल्वर ने परफॉर्म किया एकदम से, वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा है, नॉर्मलाइज परफॉर्म कर रहा है। डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर एक इन्वेस्टमेंट, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना गया है हिस्टोरिकली भी इंडिया में। तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये अच्छा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, Long अगर term आप investment। शॉर्ट के सोचें कि आज सोना हम खरीद रहे हैं और कल उसे बेच देंगे, तो ये उस इन्वेस्टमेंट के पर्पस का नहीं है। ये बार बार हम भी आपको कह रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे खरीदते हैं या बेचते हैं तो ही आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो शायद बजट में क्या है और बजट से हमें क्या मिला है, इस बजट में किन चीज़ों पर फोकस किया गया है, आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक एक चीज़ अंशिका ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है कि इस बजट से क्या फ़ायदा हुआ है और फ्यूचर में क्या फ़ायदा हो सकता है, किन चीज़ों पर इस बजट में फोकस किया गया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना ताकि उन लोगों को भी इस बजट के बारे में पता चल सके कि आखिर ये बजट था क्या, इस बजट में है क्या और इस बजट से मिला क्या। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।